बिल्कुल, हम स्वागत करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब का, जो कि थिंक विथ मी 2016 के समिट में पहुंच चुके हैं। अर्चना जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच मनु जी। सहारा न्यूज नेटवर्क थिंक विथ मी समिट 2016 का पहला सेशन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री अखिलेश यादव जी के साथ है। श्री अखिलेश यादव जी हमारे बीच आ चुके हैं अभी और ऑनरेबल सहारा श्री अखिलेश यादव जी का मंच पर स्वागत करेंगे। साथ ही मैं इस सेशन के मॉडरेटर ऑफ कोर्स सहारा समय नेशनल और मध्य प्रदेश चैनल के एडिटर श्री मनोज जी को वापस स्टेज पर मैं बुलाऊंगी। प्लीज। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी माननीय सहारा श्री जी से कि वो एक छोटा सा मोमेंटो श्री अखिलेश यादव जी को प्रेजेंट करें। धन्यवाद। युवा सोच, युवा जोश। जिस देश में 70% पॉपुलेशन युवाओं की है और अगर उस देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य का चीफ मिनिस्टर भी अगर युवा हो तो विकास की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। उत्तर प्रदेश के युवा चीफ मिनिस्टर श्री अखिलेश यादव जी की रफ्तार भी बहुत तेज है, लेकिन जितनी ज्यादा रफ्तार होती है उतनी ही ज्यादा चुनौतियां भी होती हैं। इससे पहले कि श्री अखिलेश यादव जी से सवाल जवाब के सेशन को हम शुरू करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे एक छोटी सी झलक उस रफ्तार के बारे में। इन्हें हम अर्जुन कहें जो मछली की आंख पर सीधे निशाना साधते हैं, या फिर अभिमन्यु जो अपने ही घर के चक्रव्यूह में हर बार घिर जाते हैं। अर्जुन और अभिमन्यु से परे अखिलेश का वास्तविक मतलब है सबका स्वामी। समाजवादी पार्टी में अखिलेश ने अपने नाम को सिद्ध भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात में अगर सबसे मजबूत युवा चेहरा कोई है तो वो केवल और केवल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही हैं। 4.5 साल के अपने कार्यकाल में अखिलेश यादव ने यूपी को विकास की पटरी पर दौड़ाया। समाजवादी पेंशन योजना हो, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना या फिर लोहिया ग्रामीण आवास योजना, इनके जरिए अगर मुख्यमंत्री ने गांवों को मुख्य धारा में लाने की पहल की तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल जैसी योजनाओं से शहरी लोगों को भी आकर्षित किया। विकास की रफ्तार की बानगी कुछ ऐसी कि अब सीएम अखिलेश यादव ने सुखोई और मिराज जैसे फाइटर जेट्स को एक्सप्रेस वे पर उतार दिया। बात करें अखिलेश सरकार की कामयाबियों की तो अखिलेश यादव ने हर वर्ग तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूपी में वे एक्सेसिबल अखिलेश के नाम से भी जाने जाते हैं। इसकी एक झलक हमें समाजवादी नमक योजना की शुरुआत के दिन देखने को मिली, जहां जनता को सीधे सीएम आवास में आने की इजाजत दी गई। अखिलेश यादव के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के तहत 8 घंटे में 10,000 पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। तो कन्या विद्या धन योजना के तहत सरकार ने मेधावी लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप देने के लिए अरबों रुपयों का खजाना खोला। गोमती नदी की तस्वीर बदलने से लेकर हाईवे और सड़कों के निर्माण में भी अखिलेश सरकार यूपी की किसी भी सरकार पर भारी पड़ी है। 15,000 करोड़ का लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो या फिर 18,000 करोड़ के लखनऊ बलिया एक्सप्रेसवे की घोषणा, अखिलेश यादव की कोशिश है कि वे
एक्सप्रेस वे के जरिए पूरे यूपी को जोड़ सकें। इसके लिए उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की रूपरेखा तय कर केंद्र सरकार से मदद मांगी। लेकिन यूपी की समस्याएं अभी और भी हैं। यूपी में शिक्षा, रोजगार, महिला उत्पीड़न और गरीबी जैसे अहम मुद्दे अब तक कायम हैं। गंगा जमुनी तहजीब का राज्य अब धार्मिक उन्माद की चुनौती को झेल रहा है। ऐसे में क्या ये योजनाएं उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकेंगी? इसकी सबसे बड़ी चुनौती तो उन्हें अपने घर में ही झेलनी पड़ रही है। यूपी विधानसभा चुनावों को महज कुछ ही महीने बाकी हैं, जहां बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी अपनी अपनी राजनीतिक रूपरेखा तय कर चुकी हैं और धुआंधार रैलियों में जुटी हैं। वहीं समाजवादी कुनबे में अब तक खेमेबाजी कायम है। सीएम चेहरे को लेकर भी माथापच्ची चल रही है। ऐसे में ये अभिमन्यु पहले घर के चक्रव्यूह को भेद कर क्या अर्जुन की तरह विजयी हो पाएगा? तो जैसा कि आपने तस्वीरों के जरिए देखा, तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश की कि भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो कर दिखाने की कोशिश की, युवा के तौर पर, युवा मुख्यमंत्री के तौर पर, जिसकी दरकार, जिसकी उम्मीद उत्तर प्रदेश के लोगों को थी। डिजिटल इंडिया के तौर पर उन्होंने लैपटॉप लाखों लोगों में बांटे, मेट्रो और एक्सप्रेस वे का सपना पूरा किया, तमाम सामाजिक सरोकार की योजनाओं को पूरा किया। लेकिन बहुत सी ऐसी परेशानी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कई टीस पैदा भी करती है कि हमने मुजफ्फरनगर देखा, हमने दादरी देखा, हमने अल्पसंख्यकों का दर्द देखा, उनकी पीड़ा देखी और बहुसंख्यकों की अपनी मांग भी देखी। लेकिन इन सब के बीच गांव भी एक विषय है। हम जोरदार, मैं कहूंगा जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब का स्वागत किया जाए। और सहारा न्यूज नेटवर्क के थिंक विथ मी समिट 2016 में आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं, माननीय साराशीर जी मौजूद हैं। और अखिलेश जी, हमने शुरुआत इसलिए की है कि जब तक हम सोचेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं और जिम्मेदारी के तौर पर उसे अपने जीवन में स्वीकारेंगे नहीं, तब तक उत्तर प्रदेश नहीं बदलेगा, देश नहीं बदलेगा, समाज नहीं बदलेगा। हमने बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की अपने न्यूज नेटवर्क के द्वारा। कुछ छूट तो नहीं गया? मैं तो ये कहूंगा कुछ दिखा नहीं पाया, 2-3 चीजों के अलावा। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर यूपी आबादी के हिसाब से देश माना जाता तो दुनिया का 5वें या 4थे स्थान पर देश होता ही है। जहां कम से कम समाजवादियों ने एक रास्ता दिखाया कि अगर विकास और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो यही रास्ता है। सड़कें हों, बिजली का इंतजाम बेहतर हो, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आए, पानी का इंतजाम हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल सेक्टर में जो समाजवादियों ने काम किया है, मैं समझता हूं दूसरी सरकारों के लिए उदाहरण है। आपने एक एक्सप्रेसवे बताया, मुझे खुशी है कि देश में शायद इतना बड़ा एक्सप्रेसवे कोई स्टेट अपने संसाधनों से नहीं बना पाया। और ये बात मैं कहूं कि जो लोग 2 बार रहे मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो भी अपनी स्टेट में नहीं बना पाए। ये बात इसलिए कह रहा हूं, चुनाव करीब आ गया है। क्योंकि जो 2-2 बार, 3-3 बार रहे मुख्यमंत्री, उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकती है या दूसरी विचारधारा की सरकार हो सकती है। लेकिन मैं कहूंगा कि जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो कैसे जुड़े, उस दिशा में भी काम किया है। आज लखनऊ तक जोड़ने में हम कामयाब हुए हैं। आने वाले समय में समाजवादियों को मौका मिलेगा तो यही सड़क इतनी ही रफ्तार से गाजीपुर और बलिया पहुंचने का काम होगा। उसका काम हमने शुरू कर दिया है। 40% जमीन ले ली। जब देश बहस करता है कि जमीन कैसे ली जाए, किसानों पे लाठी चलती है, जेल जाना पड़ता है, कम से कम समाजवादियों ने किसानों से समझौता कर करके और जमीन 40% पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की भी ले ली है। बहुत जल्दी मैं उसका भी शिलान्यास कर दूंगा। अब यह अलग बात है कि बीजेपी के लोग चाहेंगे कि तारीख जल्दी आ जाए। हम तो चाहेंगे कि जितना हमें समय ज्यादा मिलेगा उतना ही शिलान्यास, उतना ही उद्घाटन ज्यादा होंगे। तो अगर सड़क देखें हम,
गोरखपुर से देवरिया बन रही है 4 लेन, देवरिया से सलीमपुर 4 लेन बनने का काम शुरू हो गया, सोनभद्र से वाराणसी 4 लेन बनने का काम खत्म हो चुका है। आपका भदोही से लेकर के बाबतपुर एयरपोर्ट और फिर आगे मिर्जापुर 4 लेन से जोड़ना, गोंडा से बलरामपुर रोड आरसीसी इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि जल स्तर जब पानी ज्यादा होता है विटामिन की रोड नहीं चल पाती है। और मैं समझता हूं, मैं कह सकता हूं कि कई सड़कें हमने आरसीसी पहले बनाने की शुरू कर दिया और उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जहां कम से कम 45 जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ने का काम समाजवादियों ने कर दिया। क्योंकि एक्सप्रेसवे तो जान गए, लेकिन जिलों को जिस तरीके से जोड़ा है 4 लेन से शायद वो चीजें सामने नहीं आई। साथ ही साथ जहां कई लाख लैपटॉप बांट दिए, डिजिटल इंडिया की बात हो लेकिन आधी अधूरी बात हो, लोग कैसे जुड़ें, गांव में कैसे डिजिटल इंडिया की बात समझें। कम से कम समाजवादी लोगों ने गांव-गांव लैपटॉप पहुंचा करके कंप्यूटर का डर आम लोग, किसान और गरीब के मन से निकाल दिया। आने वाले समय में ये मत कोई समझे कि हमने उनकी वजह से स्मार्टफोन देने का सिलसिला शुरू किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ हो चुका है और हमारा मानना है कि अगर हमने प्रचार तेजी से कर दिया तो यही रजिस्ट्रेशन 3 करोड़ भी पहुंच जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा है कि जिस तरीके से लैपटॉप दिया है, समाजवादी लोग स्मार्टफोन देने में भी कामयाब होंगे। अखिलेश जी, आप जहां शहरों में काम किया वही गांव में भी विकास हुआ है। 55 लाख समाजवादी पेंशन गरीब लोगों को मिल रही है, ऑनलाइन भेज रहे हैं उनको। जनेश्वमिस गांव, लोहिया गांव के नाम पर तमाम गांवों को अच्छा किया गया। जहां आजादी के बाद से अभी तक गरीब का घर नहीं बन पाया और गरीब के घर बनाने की योजनाएं क्या चली, 30,000 से लेकर के 70,000, 70,000 से लेकर के 1 लाख कुछ पैसे देना। वहीं समाजवादी लोगों ने 3,05,000 दे दिया। जहां गरीब को घर मिलेगा वहीं सोलर पैनल के माध्यम से पूरा का पूरा बिजली का भी इंतजाम होगा। उत्तर प्रदेश में कहते थे कि बिजली नहीं आती। हमारे अगर कानपुर के साथी कुछ बैठे हों, शायद वो जानते होंगे कि अब जनरेटर बिकना बंद हो गया वहां पर। उनकी इन्वर्टर्स की जो सेल है वो 50% डाउन चली गई। आज कानपुर में भी 24 घंटे और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया है समाजवादियों ने। अब बीजेपी सोचे कि अगर उन्हें 24 घंटे बिजली देनी है, वो तो समाजवादी दे चुके हैं। अगर देनी भी है ज्यादा तो शायद दिन में घंटे नहीं बढ़ेंगे। और आने वाले समय में हमने तय किया है कि गांव में 18 घंटे बिजली से 24 घंटे बिजली गांव में भी देने का काम करेंगे। तो अखिलेश जी, क्या हम माने कि 2012 में अखिलेश यादव इन मुद्दों के जरिए सत्ता में पहुंचे, लेकिन 2017 में अखिलेश क्यों? अगर उत्तर प्रदेश की जनता मतदान करने से पहले ये सोचे तो फिर क्या हो? मैं तो आपकी बात सुन रहा था, आपने अभिमन्यु अर्जुन कहा जी, हमें सुना दिया। यहां तक तो ठीक है, किसी और को मत बताना। जनता ने पिछली बार भी भेजा था और कम से कम समाजवादियों ने कहा कि ये काम हम करेंगे और जनता का भरोसा था इस बात पे, क्योंकि नेताजी ने जो किया उस काम को आगे हम लोगों ने बढ़ाया। कम से कम ये भरोसा जनता को है कि जो बात समाजवादी लोग कहेंगे सत्ता में आने के बाद उन तमाम चीजों को पूरा किया जाए। नहीं, लेकिन जिन अभिमन्यु का जिक्र आपने किया तो हम माने कि अखिलेश यादव उस चक्रव्यूह से बाहर आ चुके हैं। देखिए, जो चुनाव होने जा रहा है अब बहुत समय नहीं बचा है। एक समय था जब मैंने कहा था कि 5 महीने काम कर लो, आपको 5 साल की सरकार मिलेगी। मैं ये कहता हूं 100 दिन बचे हैं, गिन लो 100 दिन। 100 दिन मेहनत समाजवादी को लोग कर लेंगे, अगले 5 साल समाजवादियों के मिलेंगे। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जब अखबार पढ़ता हूं तो देखता हूं कि कुछ नाम ले लिए किसी ने, उनके पास उद्घाटन की कोई है ही नहीं योजना। अगर कोई कहे कि अच्छे दिन वालों ने क्या किया, मैं पूछता हूं अच्छे दिन वालों ने क्या किया। 2.5 साल बाद हमें बता दें कि अच्छे दिन क्या होते हैं। 2.5 साल के बाद भी जनता नहीं जान पाई। और सोचो, जिन लोगों को तकलीफ पहुंची है, परेशानी में आए, लाइन में लग करके खड़े हैं, वो अच्छे दिन वालों को क्या जवाब देंगे? ये सोचना पड़ेगा अच्छे दिन वालों को। उनके पास कोई विकास का नहीं है। आज कुछ नाम ले दिए उन्होंने, 1 2 3 4 5। मैं तो कहता कि वो भी नाम गिनाते कि हमने सड़क यहां से यहां बना दी, ये भी गिनाते कि हम इतने शहरों में मेट्रो बनाने जा रहे हैं, या बताते इतने लोगों को नौकरी दे दी, या डिजिटल इंडिया के बहाने इतना काम कर दिया, बताते कि शायद लैपटॉप इतना दे दिया।
किसानों को दुर्घटना बीमा जो समाजवादी दे रहे हैं उससे बढ़कर के दे दिया। ओलावृष्टि हुई थी यहाँ यूपी में और नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। केंद्र सरकार की एक टीम के बाद दो टीम के बाद 3 टीम आई। हमें लगा कि शायद केंद्र सरकार के लोग बहुत मदद करने जा रहे हैं। जब सामने आई बात तो कोई मदद नहीं की उन्होंने। 7,000 करोड़ हम अपनी तरफ से दे रहे हैं किसानों को ओलावृष्टि में मदद करने के लिए। जब सूखा पड़ी बुंदेलखंड में कोई मदद नहीं की। उन्होंने ट्रेन भेज दी और वो भी डब्बे खाली बिल्कुल पानी के। एक पत्रकार बेचारा ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में चला गया, तार से टकरा गया, जान चली गई। उसकी भी मदद नहीं की केंद्र सरकार ने। तो सोचो, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आने वाले समय में किसको सरकार बनाने का मौका दें। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है कि जिस तरीके से विकास आगे चला है, बढ़ा है, यही विकास तेजी से बढ़ता रहे, चलता रहे। अखिलेश जी, बिना नाम लिए आपने तमाम बातों का जिक्र किया, पीड़ा का जिक्र किया, और मुझे लगता है कि मैं बोल दूं कि केंद्र सरकार ने बहुत कुछ नहीं किया, अच्छे दिनों का सपना दिखाया। लेकिन अगर बाकी इतना दर्द है तो ममता बनर्जी की तरह या अरविंद केजरीवाल की तरह आप भी उस तरीके का विरोध क्यों नहीं दिखाते हैं दिल्ली को लेकर? आपको जानकारी होगी, सबसे पहले देश में मैं कह सकता हूं कि जैसे ही नोटबंदी हुई, मैंने कहा कि लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं आज तो डिजिटल इंडिया है, ऑन रिकॉर्ड चीजें होंगी। आप सब नेताओं का निकाल के ले आइए किसने क्या कहा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश की जनता को परेशान किया है, मैं समझता जनता जवाब देगी। लेकिन आप क्या उस तरीके से मोर्चा देखिए, खोलेंगे जितने मोर्चे के लिए विपक्षी पार्टियां मोर्चा खोल रही हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, आपके मित्र राहुल गांधी हो? देखिए, मोर्चे के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ममता जी आई थी, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ था। हमारे मंत्री, हमारे कुछ साथी कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, क्योंकि पार्टी का फैसला नहीं था। पार्टी का कोई गठबंधन ऐसा नहीं था कि हम जाकर के इस मुद्दे पे इन दलों के साथ हों जी। तो वो फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ले सकते हैं, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं था तो शायद मुख्यमंत्री नहीं जा सकते। अच्छा, लगातार पूरे देश में एक चर्चा चल रही है कि केंद्र जिस ताकत के साथ विपक्षी पार्टियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, ऐसा आरोप विपक्षी पार्टियों का है। उस दौर में लगता है कि 2019 में छोटी पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बनाएंगी, कुछ महागठबंधन टाइप का होगा, और इसकी अगुवाई आपके मित्र राहुल गांधी भी कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ दिखाई देगा कि युवा राहुल गांधी और युवा अखिलेश यादव मिलकर कुछ देश में एक नया महागठबंधन खड़ा करें? नहीं, 2017 पे पहले बात होनी चाहिए, क्योंकि 2017 से ही रास्ता निकलेगा 2019 का। कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि 2017 के लिए न केवल उत्तर प्रदेश की जनता और जहां जहां चुनाव होंगे जी, केंद्र सरकार के खिलाफ मतदान होने जा रहा है, और बड़े पैमाने पर मतदान होने जा रहा है। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम दल चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो कम से कम सेकुलर हो, कम से कम जो पैसा है उसका सही इस्तेमाल हो, लोगों को उलझाया ना जाए, इकोनॉमी को रोका ना जाए। लेकिन जहां तक गठबंधन की बात हो, इसका फैसला मैं नहीं ले सकता, मैं तो केवल सुझाव दे सकता हूं। आने वाले समय में सरकार बने ऐसी भी जो बीजेपी के अलावा हो, गठबंधन बने, मैं समझता हूं उसके पक्षधर हम भी हैं और तमाम दल और भी हैं। चलिए, आपने एक संकेत तो देने की कोशिश की, क्योंकि 2019 की बात नहीं करते हैं, 2017 की बात कर लेते हैं। पीके, एक शख्स जिसने राहुल गांधी से मुलाकात की, जो कांग्रेस को रथ को बेहतर कर उत्तर प्रदेश में दौड़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन वो मुलाकात आपसे भी करने आए, प्रशांत किशोर, और नेताजी से भी उन्होंने मुलाकात की। आखिर बात क्या हुई? कुछ खिचड़ी पक रही? क्योंकि पीके नाम बड़ा इसलिए हो गया जी कि उन्होंने देश की सरकार बनवा दी, बिहार की सरकार बन गई उसी बहाने। तो मुझे लगता है कि अगर पीके किसी के साथ आना चाहते हैं, शायद उन्हीं की सरकार बन रही है। आपके साथ हैं वो? राहुल जी के साथ हैं वो तो क्या आप दोनों की सरकार बन रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई गठबंधन? कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी के वो सलाहकार या जो भी माने जाए वो थे, हमारे नहीं थे, क्योंकि नेताजी से मिले थे। और अगर नेताजी से कोई मिले और कोई संदेश हमसे भी मिलने का आए तो हम तो जरूर मिलेंगे ऐसे लोगों से। और जिनके
आने से या लगे कि हाँ किसी के पक्ष में जा रहे उनकी सरकार बन रही, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? शुभ संकेत तो पहले से ही आ गए। चलिए, ये स्पष्ट हो गया कि शुभ संकेत आ गए हैं और देश के दो बड़े राजनीतिक युवा मिलकर एक नया अलख जगाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति। ये कह पाना मुश्किल है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता सदन में रहे हैं, परिचय है, वो बात अलग है, लेकिन गठबंधन का फैसला मैं नहीं ले सकता। मैं राय और सुझाव दे सकता हूं, और मैंने राय सुझाव तमाम मंचों से दिया और इस मंच से भी दे रहा हूं मैं, कि मैंने कहा कि वैसे तो समाजवादी लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं, अगर गठबंधन हो जाएगा तो 300 से ऊपर समाजवादी लोग अकेले जीत जाएंगे गठबंधन के लोग मिलकर। चलिए, आपने कम से कम एक संकेत देने की कोशिश की कि अगर गठबंधन हो गया तो 300 से ज्यादा सीटों पे जीतेगी, यानी कि कुछ ना कुछ पक रहा है और इसकी चिंता विपक्षी पार्टियों को होनी चाहिए, क्योंकि संकेत कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अक्सर करके एक शब्द है जो बचपन में बड़ा अच्छा लगता है, अंकल और चचा। ये क्या है? ये दो शब्दों में आप ऐसे उलझ गए हैं, जबकि दोनों ही आपको बड़ा प्यार करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या घटा? इधर मैंने बताया था पहले ही, फिर बता दूं मैं। वो कभी कभी लगा देते हैं घोड़े के दोनों तरफ देखे नहीं दाएं बाएं। अब हिंदी वाला, हाँ, ब्लिंकर मैंने लगा लिया है, मुझे सीधा दिखाई दे रहा है कि सरकार बनानी आने वाले समय में। नहीं, लेकिन इन सब के बीच कहीं वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं दिखाएगी, क्योंकि नेताजी कहते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई अभी भी जारी है। देखिए, वर्चस्व की लड़ाई तब हो जब किसी को वर्चस्व चाहिए हो। हमें तो चाहिए नहीं वर्चस्व, हम तो चाहते हैं समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। हमारे लिए और जनता के लिए सबसे बड़ी जरूरी ये बात है। और जिसका जितना वर्चस्व है, कोई मेरे बनाने से बनना नहीं है वर्चस्व। अगर जनता चाहेगी तो उसका वर्चस्व जरूर बनेगा, जो जिसको बनाना चाहेगा। बाकी अखिलेश जी, क्योंकि बहुत कम होता है अगर कोई पार्टी है और पार्टी में राजनीतिक विरासत को कोई संभालता है और संभालने के बाद अगर उसे ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी में यह कमी है, अगर मैं इसे ठीक करता हूं तो पार्टी एक बेहतर रास्ते की ओर जा सकती है। और वो छटपटाहट आपके अंदर भी थी कि जो तमगा पार्टी के ऊपर लगा हुआ उसे खत्म किया जाए, अगर आपराधिक तमगा लगा हुआ तो उसे खत्म किया जाए, विकास के नए पथ पर ले जाया जाए। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? आपको कैसे लगा कि करना चाहिए, अब जरूरी है, एक नई क्रांति समाजवादी पार्टी में आएगी? देखिए, 2012 का चुनाव और 2010, 11, 12 तक का संघर्ष, मैं ये कहता हूं आज तो वो इतिहास हो गया है। वो अखबार जरूर उठाने चाहिए लोगों को, और वो अखबारों की खबरें जरूर पढ़नी चाहिए। कम से कम शायद जो आपने सवाल दिया उसका जवाब निकलेगा। इन तमाम लोगों के बिना उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो नेताजी ने काम किया, जो समाजवादियों का घोषणा पत्र था, उस पर मोहर लगा करके बहुमत दिया है, और अब तो उससे ज्यादा काम किया है। तो शायद कुछ न चीजें हों जैसे पहले होती थी वैसे ही रहती, तो शायद मैं समझता हूं फिर समाजवादियों की बहुमत की सरकार बनेगी। और हमारा मानना है कि जिस रास्ते पे समाजवादी लोग हैं, जिस तरीके से काम हो रहा है जनता के बीच में काम किया सरकार ने, एक बार फिर बहुमत की सरकार बनेगी। बिल्कुल, आपने ये प्रयास किया, लेकिन आपने जो कदम उठाया, निश्चित तौर पर शायद इस हॉल में बैठा कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय राजनीति में अखिलेश ने उतनी दम के साथ कदम उठाया और एक बेहतर कल की ओर सोचा। आपकी इमेज भी इससे काफी सुधरी है। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब आपने ये फैसला किया और इसके बाद जो भी घटने के बाद अमूमन कोशिश करता है व्यक्ति ये समझने की कि क्या खोया क्या पाया। आपको पीड़ा हुई कि वो चचा जो बचपन में आपको खिलाते थे, आप जो मांगते थे वो आपको देते थे, आपके पिता मुलायम सिंह जी वो आहत हुए, कई बार मीडिया से बातचीत करते समय भावुक भी हुए, पीड़ा हुई, तकलीफ हुई, सोचा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? देखिए, 100 दिन किसी की बात में बहकने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात है, चाहे वो चचा हो या अंकल हो। मैंने कहा ना, मैंने लगा रखा है अभी। हमने देखा है कि जब भी चुनाव होते हैं तो तमाम राजनीतिक पार्टी धर्म का सहारा लेती है, और सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को लेकर बहस चल रही है कि क्या चुनाव में राजनीतिक पार्टियों और राजनेता धर्म का इस्तेमाल करें, लेकिन यह उनके ऊपर छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी कुछ ऐसा होता है तो राम नाम की लूट होने लगती है।
आपने भी राम थीम पार्क करके एक घोषणा शुरू की, ये अचानक यू टर्न क्या समझ में नहीं आया? देखिए, हमारे साथ मुश्किल ये है कि हमारी समाजवादियों की पूरी बात पहुंचती नहीं है। अगर अयोध्या में, फैजाबाद में थीम पार्क बना है, तो वहीं अगर आप जानना चाहेंगे तो आगरा में मुगल म्यूजियम भी बना रहे हैं। आपका वाराणसी में रिवर फ्रंट बन रहा है। आपका वृंदावन में रिवर फ्रंट के साथ साथ जहां परिक्रमा लगाते थे गोवर्धन की, वहां वाकई में जो लोग लगाना चाहते हैं, पदयात्रा करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। वहीं हमने इटावा में लॉयन सफारी बना दी। मुझे जानकारी हुई कि के आसिफ साहब इटावा में पैदा हुए थे। मैंने कहा जो सबसे उस जमाने की फिल्म मुगले आजम, कम से कम थीम पार्क या उस फिल्म को लेकर के कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो बात केवल इतनी बताई जाती है कि अयोध्या में हम लोग कर रहे हैं। नहीं, कृष्ण के नाम से बना लिया जाता तो क्या होता? कृष्ण के बारे में मैं समझता हूं गोवर्धन और वृंदावन के लोग जानते होंगे कि कितने बड़े पैमाने पर वहां भी काम हो रहा है, और कृष्ण के साथ साथ वहां और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दें जिससे कि टूरिस्ट और जो लोग आते हैं उनको सुविधाएं मिल सकें। एक बड़ा गंभीर सवाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है तो एक दहशत होने लगती है। ऐसा लगता है कि कहीं दंगे तो नहीं हो जाएंगे, और कहीं इनके पीछे कुछ राजनीतिक पार्टियां या मुट्ठी भर राजनेता तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये भाव है, ये भावना है, और इसके पीछे कौन है? इसका जवाब यही है, जो दंगा कराने वाले पार्टी के लोग हैं जी, वो उलझे हुए हैं कि जब से उन्होंने 500,000 रुपए बंद किए हैं, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि जनता के बीच कैसे जाएं। मुझे याद है, अखबार पढ़ाओ ना पढ़ाओ, देवरिया में कुछ लोग परिवर्तन यात्रा लेकर के निकले, उन्होंने कुछ भाषण दिया होगा, लाइन में जितने लोग लगे थे वहां पर बैंक के, सब उतर करके आ गए और उस परिवर्तन यात्रा को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं तो उसमें अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम आता है तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम भी आता है। पीड़ा होती है, दुख होता है। समाजवादियों का कोई नाम नहीं आया। मैं तो इस मौके पे इस बात को भी कहूंगा कि वो रिपोर्ट जो आई है उसको पढ़ना चाहिए कि मीडिया का क्या रोल था उस समय, कुछ अखबारों का क्या रोल था, और कहीं ना कहीं रिपोर्ट में तमाम चीजें लिखी गई हैं कि किन लोगों की वजह से इतना बड़ा मामला मुजफ्फरनगर में हुआ। नोटबंदी एक बड़ा विषय है और केंद्र की सरकार ने इसे लागू हुआ। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आगे आने वाले समय में देश को बड़ा फायदा होगा, और देश के तमाम ऐसे वर्ग हैं जो इस बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी रिपोर्ट भी आ रही है कि तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि फिलहाल विकास का जो पहिया घूम रहा था वो रुक गया है। क्या बाकी उत्तर प्रदेश को भी बहुत नुकसान हुआ? देखिए, नोटबंदी पर जो पहली 3 बातें की गई थी उस पर मैं समझता हूं केंद्र सरकार असफल हुई है पूरी तरीके से। जी, कालाधन, भ्रष्टाचार और बाहर से पैसा आने वाली की जो शिकायत थी कि इतना बाहर से पैसा आ गया, मैंने कई मौकों पर कहा, और शुरू में भी कहा, शुरुआती दौर में ही कह दिया, ये पैसा काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला और सफेद होता है। हमारे लेन देन पे कहीं ना कहीं निगरानी रखनी चाहिए थी, शायद उसके लिए काम किया गया होता तो भ्रष्टाचार भी और काला धन पे भी कुछ लगाम लगती। लेकिन असफल हो गए, जाने कहां से लेकर के आ गए, कैशलेस इकोनॉमी ले आएंगे, डिजिटल इंडिया बना देंगे। अरे अभी तैयार कितने लोग हैं? यही लोग जब हम लैपटॉप बांट रहे थे तो हमसे कहते थे कि लैपटॉप का क्या होगा गांव में। अब मैं उनसे पूछता हूं डिजिटल इंडिया का क्या होगा गांव में? आपका कहां इंटरनेट लाइन है? आपने कितने लोगों को समझाया है? कैसे सीख पाएंगे लोग? तो ये पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं। इनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा, रास्ता कैसे निकले। आप इनके स्टेटमेंट देख लीजिए, इतने दिनों में पैसा आ जाएगा, इतने दिनों में लाइनें खत्म हो जाएंगी, 50 दिन होने वाले हैं। बताओ कितनी लाइनें खत्म हो गई। अभी लखनऊ में दिखाया, अखबार में देखा, एक पैकेट आ गया है बड़ा सा, अगर वो 100 रुपए का है तो पता नहीं कितने पैसे होंगे उसके अंदर। अगर 2000 रुपए का नोट है तो शायद कितने पैसे होंगे। लेकिन जरूरत कितने की है यहां पर? अभी तो गांव की जो ब्रांचेस है वहां पैसा नहीं पहुंचा। अभी जो टीवी पे दिखाई दिया है कि पुलिस के साथ झगड़ा हो गया। अगर पुलिस ना कानून व्यवस्था देखे उत्तर प्रदेश में तो कोई बैंक वाला अपनी बैंक में नहीं बैठ सकता, मैं ये कह सकता हूं। अखिलेश जी, मैं ये पूछता हूं जो कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं, बताओ आपने बैंकों की सुविधा के लिए, बैंकों के सिक्योरिटी के लिए क्या किया है? जहां कालाधन नहीं रोक पा रहे, और आपके ही प्रदेश, मध्य प्रदेश और प्रदेशों से सूचना आ रही कि वहां तो 2-2 हजार रुपए चलने लगे। भ्रष्टाचार का कहां रुक गया?
इसलिए केवल जनता को जिस तरीके से कहा कि अच्छे दिन आएंगे, उसी तरह जनता को बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि देश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाएगा। मैंने हमेशा कहा कि जो जनता को दुख देता है, समय आने पर जनता उनसे हिसाब करती है। क्या हम माने अखिलेश जी कि देश और आप 50 दिन का इंतजार कर रहे हैं, जो सीमा तय की है, और 50 दिन के बाद अखिलेश कुछ खास तरीके से इसका जवाब देंगे? मैं कोई 50 दिन के इंतजार नहीं कर रहा हूं, मैं चुनाव की तारीख का इंतजार कर रहा हूं। और उन्हें चुनाव कराने चाहिए। अगर उनको लगता है कि सब कुछ अच्छा है तो जनता के बीच में एक बार जाना चाहिए। और शायद यही कारण है कि आप भी बुंदेलखंड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक प्रस्ताव पास हुआ है कि अखिलेश यादव बुंदेलखंड से चुनाव लगे। आपको सबको याद होगा कि राहुल गांधी ने दलित के घर पर खाना खाया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में अलग बुंदेलखंड का जिक्र किया था। कुछ तस्वीर बदली नहीं है, आज भी किसानों का दर्द वही है। अखिलेश बुंदेलखंड क्यों जा रहे हैं? जितनी मदद बुंदेलखंड की समाजवादी लोगों ने की है, उतना आजादी के बाद किसी सरकार ने बुंदेलखंड के लोगों की मदद नहीं की। जैसे बिजली, समाजवादी पेंशन, अस्पतालों का बनाना, और जिस समय सबसे ज्यादा सूखा थी और सवाल ये उठा था कि घास की रोटी खाई जा रही है। मैं उस माँ से मिला, मैंने कहा ये बताओ, आपकी तो तस्वीर छप गई बड़े बड़े अखबारों में, अंग्रेजी टीवी पे चल गई, आपने कौन सी घास की रोटी खाई थी? उसने कहा कि बेटा ये तो अभी घास की रोटी नहीं मिलेगी, आपको दोबारा आना पड़ेगा, मौसम चला गया इसलिए अपनी रोटी मिलेगी वो वाली। तो सोचो कैसे बदनाम किया गया। और उसके बाद जो समाजवादी पैकेट बांटा, मैं ये कह सकता हूं देश में ऐसी राहत किसी सरकार ने दी हो तो बता दो, जिसमें दाल दी हो, जिसमें सरसों का तेल दिया गया हो, आलू दिया गया हो, चावल दिए गए हो, मिल्क पाउडर दिया गया हो, घी दिया गया हो, आपके नमक दिया हो, हल्दी दी गई हो, और पूरा का पूरा समाजवादी पैकेट हर महीने उन गरीबों तक पहुंचाने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, क्या कारण है कि पलायन नहीं रुक पा रहा और किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं बुंदेलखंड? ये हम तो कहते हैं जो हम कर सकते थे, अस्पताल बनाने की सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा, रोजगार देने की सुविधाएं तो दे सकते हैं। जो बरसों की समस्या है पुरानी, वो कैसे एक दिन में समाधान हो सकती है? हम तो ये गिना सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज बना दिए, उसमें भी रोजगार है। आपके खेती के लिए पानी का इंतजाम कर दिया, डैम बन गए, आने वाले समय में कैनाल सिस्टम बनाएंगे। सोलर का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में हुआ है। कामधेनु डेयरी बुंदेलखंड में हुई है। ऑर्गेनिक खेती कैसे को बढ़ावा कैसे दे सकें, वो बुंदेलखंड में हुआ। हम तो चाहते हैं कि बुंदेलखंड आगे बढ़े, और अगर वहां के लोगों ने प्रस्ताव दिया है, वहां के लीडर्स ने अगर प्रस्ताव भेजा है, तो मैं समझता हूं उस पर हम विचार भी करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहेंगे भी कि वहीं से चुनाव लड़ा जाए तो मैं बुंदेलखंड से भी चुनाव लड़ जाऊंगा। ये बड़ी बात है कि बुंदेलखंड में अब तक तमाम लोग पहुंचे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कर देश की राजधानी दिल्ली में वापस आ गए। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुंदेलखंड में पहुंचेंगे, शायद किसानों का भला हो पाएगा और उस इलाके की सुध, क्योंकि सत्ता में अगर आप बैठते हैं तो उस इलाके का ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो बुंदेलखंड का ख्याल भी उतना ही रखा जाएगा। अखिलेश जी, तमाम बातों का जिक्र होता है और केंद्र और राज्य के संबंधों की बात होती है। हमने अक्सर कर देखा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों को शिकायत नहीं होती, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी शासित राज्य नहीं है, उनके मुख्यमंत्री केंद्र से लगातार लड़ाई लड़ते रहे। क्या आपका भी अनुभव यही रहा है, चाहे वो योजनाओं के लिए, घोषणाओं के लिए या रुपए के लिए? देखिए, शिकायत और हक में बहुत फर्क है जी। ये बात मानी जा रही थी कि प्लानिंग कमीशन को बंद कर करके नीति आयोग बनने के बाद प्रदेशों को ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा लाभ पहुंचेगा जी, ऐसा मानना था। लेकिन जिस समय प्लानिंग कमीशन के माध्यम से जो धन मिलता था प्रदेशों को, नीति आयोग बनने के बाद 9,000 करोड़ रुपए का घाटा उत्तर प्रदेश को केवल हुआ है। हमें कोई शिकायत के लिए शिकायत नहीं करते हम लोग। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता का जो हक था, जो 9,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलता था, वो आपने क्यों छीना? तो क्या अब वो हक मिल रहा है या अभी नहीं मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद न करे कि वो दे देंगे। चलिए, ये संकेत तो साफ तौर पर बता दिए गए। मैं एक सवाल और पूछूंगा, उसके बाद तमाम यहां पर लोग बैठे हुए हैं, गणमान्य नागरिक बैठे हुए हैं, उनके पास आऊंगा और वो मुख्यमंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछेंगे। अखिलेश जी, जीएसटी को लेकर लग रहा है कि केंद्र सरकार काफी उत्साह में है और देश की तस्वीर बदल जाएगी। बतौर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के नाते क्या आपको लगेगा, क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पर व्यापक असर पड़ेगा और उत्तर प्रदेश वाकई जीएसटी से फायदा होने वाला है? देखिए, जीएसटी एक बहुत टेक्निकल सवाल है। हम केवल इतनी बात कहना चाहते हैं कि आबादी का बड़ा प्रदेश है,
अगर आबादी का बड़ा प्रदेश है तो बाजार भी हमारा बड़ा है, इसलिए खपत भी हमारे यहां सबसे ज्यादा होगी। जो कोई फार्मूला बने केंद्र से, प्रदेश का नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रदेश के खजाने का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाजार बड़ा है। उत्तर प्रदेश को किसी और प्रदेश से तुलना करके नहीं कोई फैसला हो सकता है। उत्तर प्रदेश को दिल्ली से नहीं आप तुलना कर सकते, आप कोई सिक्किम और मणिपुर से नहीं तुलना कर सकते। यहाँ आबादी देश की सबसे ज्यादा है, ये बाजार बड़ा है, तो हमारा घाटा भी उतना ही होगा अगर कुछ परिवर्तन आएगा। इसलिए जो भी फार्मूला बने, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें डिसाइड हो, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन केंद्र बोल चुका है कि हम राज्यों के नुकसान की भरपाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैंने कहा जो फार्मूला आएगा वो कैसे आएगा, वो किस तरीके से मिलेगा, वो जानना जरूरी है। नहीं तो कहने को तो उन्होंने ये भी कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, पैसे 50 दिन में पहुंच जाएंगे। मान लो उत्तर प्रदेश की जनता का नुकसान हो जाए और आने वाली पीढ़ी ये कहे कि क्योंकि समाजवादियों की सरकार थी इसलिए ये नुकसान हुआ है। इसलिए हम अपनी बात को एकदम साफ और जहां रखनी होगी रखेंगे। एक बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे ज्यादा काले धन का इस्तेमाल चुनाव में होता है। क्या पूरे देश के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं? तो बहुत सारे लोग तो बहुत कम समय मुख्यमंत्री रह पाएंगे। अगर बिहार का चुनाव भी हो जाएगा तो बताओ कितने दिन रह पाएंगे वो मुख्यमंत्री। तो हमारा अगर चुनाव बाद में करोगे तो हमें तो और मौका मिल जाएगा, एक एक्सप्रेस वे और बना देंगे। अगर यहाँ पे कोई अगर मुख्यमंत्री अखिलेश जी से सवाल पूछना चाहता है, आप जी प्लीज माइक। हेलो, मुख्यमंत्री जी आपका बहुत स्वागत है। पहली बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राहुल जी हमेशा आपको बहुत अच्छा व्यक्ति कहते हैं और आप भी उनकी तारीफ करते हैं, तो गठबंधन में कांग्रेस के साथ क्या दिक्कत आ रही है? आप पहल नहीं कर रहे हैं या वहां से पहल नहीं है, जब आपको नजर आ रहा है कि आपकी 300 से भी ऊपर सीटें आ जाएंगी गठबंधन के बाद? थैंक यू। जिस पद पे मैं हूं या संगठन में जिस रूप में हूं मैं केवल सुझाव दे सकता हूं, और शायद राहुल गांधी जी भी यही कर सकते हैं, वो भी सुझाव दे सकते हैं। हाँ, शायद उनको अगर हमारे लीडर्स के लिए हम तो सुझाव दे रहे हैं, वो भी सुझाव दे रहे हैं। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग चाहेंगे या पार्टी का नेतृत्व चाहेगा तब ये संभव है। वैसे संकेत साफ बता दिया है उन्होंने कि क्या होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं दोनों गठबंधन के। सोहेल जी। I have to say, Akhilesh, Sohail sit here. On the flight, Jayaji told me about all the progress that Uttar Pradesh is making. I've seen the AV. You were absolutely right. I can say this as a proud Indian and someone who used to come to Lucknow so often, that only 10% of all the good work that you do is known. Other people do 10% work, 90% is known. Why? ये मैं इसमें आपका धन्यवाद दूंगा। मैंने हमेशा ये कहा कि काम हमारा ज्यादा है लेकिन प्रचार कम है। सुनने में आया है चुनाव होते ही बहुत सारे टीवी चैनलों के शेयर इधर से उधर हो गए। तो मैं समझता हूं हमको और मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, और नए जमाने के हिसाब से संसाधन जुटाने पड़ेंगे। लेकिन ये कह सकता हूं कि डिजिटल दुनिया जो सस्ती है, जो आसान है, लोगों तक पहुंच रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम समाजवादी लोग बड़े पैमाने पे दिखाई दे रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मेरा माइसेल्फ आमिर खान एंड आई एम फ्रॉम इवेंट मैनेजमेंट फील्ड। एक ज़माना था जब लोहिया जी, जेपी जी के बारे में बात करते थे कि हम लोग को ऐसा पॉलिटिशियन बनना है। अभी हम लोग इवेंट मैनेजमेंट, तो हम लोग का एक सर्वे था ऑल ओवर इंडिया, तो एक फॉर्म था, उसमें लिखा था विच स्पोर्ट पर्सन डू यू लाइक मोस्ट, विच फिल्म स्टार डू यू लाइक मोस्ट। सबने लिखा, अमिताभ जी का नाम लिखा, धोनी का नाम लिखा, सचिन तेंदुलकर जी का नाम लिखा, लेकिन जहां पे विच पॉलिटिशियन को आप प्रेफर करते हैं तो उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव जी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और एक मिनट, एंड व्हाट, मैंने 3 नाम बताया आपको, उसमें एक लास्ट में भी ये क्वेश्चन था कि उसमें ये पूछा गया तो आप क्या बनना चाहते हैं, तो उसमें भी अखिलेश यादव जी का भी नाम था। तो सर, जैसे जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है, तो वो ये कब होगा कि लोग बोलेंगे कि हिंदुस्तान में भी ऐसा एक शख्स होना चाहिए जो हमारे हिंदुस्तान को भी यूपी की तरह लेकर के आए? जी, आप।
अभी यहीं रहने दो, अभी यहीं तक रहने दो। हेलो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे हम लोग व्यापारी हैं, जिस चीज का ब्रांड होता है उसी को रिटेलिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से देश में, और समाजवादी पार्टी का, और जो भी चाहे व्यापारी हो, नौजवान हो, सबका आप ब्रांड हो तो रिटेलिंग आपको ही करनी चाहिए। दूसरा, क्या केंद्र सरकार के पास इतना पैसा बैंकों में आ गया है जो योजना बैंकों के लिए बनाई, तो क्या केंद्र सरकार को सारे टैक्स नहीं माफ कर देने चाहिए? अभी केंद्र सरकार को कितना पैसा मिला होगा ये तो केंद्र सरकार बता पाएगी, लेकिन चुनाव से पहले कुछ ना माफी का मामला तो कुछ उठाएंगे। लेकिन इनकी बात पे यकीन कोई करेगा नहीं जल्दी, मुश्किल है। अंतिम सवाल आप प्लीज। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मैं सोहेल हैदर अलवी हूं, लखनऊ व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूं, और मेरा आपसे ये सवाल है कि जो नोटबंदी का ये फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, वो फैसला सही है या गलत है, इसका फैसला तो आने वाला समय करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 7.5 लाख व्यापारी पंजीकृत है और पूरे देश में लगभग 2 करोड़ व्यापारी पंजीकृत हैं। अगर, और व्यापारी इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी है, व्यापारी को अगर पुराने नोट लेने की छूट मिल जाती, जैसे नगर निगम ले रहा था, जैसे बिजली विभाग ले रहा था, जैसे टोल टैक्स ले रहा था, जैसे सरकारी कैंटीन्स ले रहे थे, अगर उन व्यापारियों के पास भी उनको वो छूट मिलती कि वो पुराने नोट ले करके और बिल काट देते, सरकार को उसका राजस्व मिल जाता और सरकार को भी लाभ होता और व्यापारी को भी लाभ होता। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं। अच्छा काम हुआ या खराब काम हुआ, इसका मूल्यांकन बाद में होगा। आज सहारा श्री ने एक नई सोच के तहत कार्यक्रम शुरू किया है। हर पुत्र का काम होता है पिता के सपनों को पूरा करना। नेताजी का सपना था लेकिन प्रधानमंत्री नहीं हो पाए। क्या अब आप इस देश का नेतृत्व संभालने की सोच आपके अंदर पैदा हुई कि नहीं हुई, जिससे नेताजी का सपना आप पूरा कर सकें, यह बताने का कष्ट करें। खुलकर बोलिए। जिन्होंने ये सवाल किया है वो हालांकि सांसद तो हैं ही, हमारे साथ भी सांसद रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नेताजी से मिलता जुलता इनका कुश्ती का वो है, फेडरेशन संघ है, शौक है। नेताजी भी पहलवान थे, ये भी पहलवान है। मेरे लिए, मैं समझता हूं, मैंने एक बार फार्मूला दिया था कांग्रेस को, आपको नहीं दे सकता, कि गठबंधन कर लीजिए, नेताजी को प्रधानमंत्री और आप जो चाहो सो ले लो। मैंने बात वहां आधी इसलिए छोड़ दी कि पहलवानों से झगड़ा मत लेना, पता नहीं कौन सा दाव कब मार दें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर नेताजी कुश्ती में महारत हासिल करते हैं तो मुख्यमंत्री अखिलेश फुटबॉल में महारत हासिल रखते हैं और डी में जाके गोल करते हैं। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2017 में अखिलेश यादव बेहतर प्रदर्शन करें और जिन बातों का जिक्र, जिन योजनाओं का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश की जनता उसे बेहतर तरीके से समझे। हालांकि इसकी अग्नि परीक्षा विधानसभा चुनाव में ही होगी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बतौर मुख्यमंत्री क्या कुछ किया और क्या कुछ नहीं किया। फिलहाल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कहीं जाना है। हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अखिलेश जी का जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।